यूपीएससी प्रीलिम्स के लिए इकोनॉमी का चैप्टर चल रहे हैं, आज टैक्सेशन करेंगे। क्वेश्चन नंबर 96 है, द मनी मल्टीप्लायर इन एन इकोनॉमी इंक्रीजेस, मतलब मनी मल्टीप्लायर पे क्वेश्चन है। तो ऑलरेडी हम देख भी चुके हैं, लेकिन और एक बार देख लेते हैं। इससे रिलेटेड दूसरे टॉपिक्स क्या होंगे, डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट टैक्सेस, टैक्स बॉयंसी, ये इंपॉर्टेंट टर्म है। टैक्स इवेजन और कंट्रोल के अलावा टैक्स अवॉइडेंस को भी इससे कंपेयर करना होगा। नेक्स्ट टॉपिक पे आते हैं 97, गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स पे क्वेश्चन है और इसके एडवांटेजेस पूछा है इम्प्लीमेंटेशन में। मतलब गवर्नमेंट नया टैक्स लेके आई है, उसके क्या एडवांटेजेस है। मतलब अगर कोई स्ट्रक्चरल रिफॉर्म हो रहा है टैक्सेशन में, बजट में, फिजिकल पॉलिसी में, मॉनेटरी पॉलिसी में, तो उस तरह के टॉपिक्स इंपॉर्टेंट हो जाएंगे एग्जाम पर्सपेक्टिव से। 97 से रिलेटेड दूसरे टॉपिक्स इंपॉर्टेंट है, वो है जीएसटी काउंसिल, जीएसटी कंपेंसेशन मैकेनिज्म, जीएसटी स्लैब्स कितने हैं, कैस्केडिंग इफेक्ट्स ऑफ टैक्सेस क्या क्या है, कौन कौन से टैक्सेस जीएसटी के परव्यू के बाहर हैं, कौन से टैक्सेस 28% में आते हैं, रिसेंट में कौन से टैक्सेस लगाए गए हैं, ये चीज़ें। क्वेश्चन नंबर है नेक्स्ट 98, कैपिटल गेंस के बारे में। कैपिटल गेंस टैक्स को लेके गवर्नमेंट ने लगाया था, काफ़ी कंट्रोवर्सी भी हुई थी इस चीज़ को लेके, तो वही चीज़ है। इससे रिलेटेड दूसरे टॉपिक से इनकम टैक्स का स्ट्रक्चर क्या है, कितने स्लैब्स हैं, रिसेंट में चेंजेस भी हुए, वो क्या चेंजेस है, प्रोग्रेसिव एंड रिग्रेसिव टैक्सेशन सिस्टम क्या होता है, इंडिया में कौन सा सिस्टम चलता है, वेल्थ टैक्स क्या है। नेक्स्ट टॉपिक है 99 की नॉट अ फीचर ऑफ वैल्यू एडेड टैक्स। ये 2011 का क्वेश्चन है, जब जीएसटी लाने के बारे में गवर्नमेंट लेवल पे सोच विचार चल रहा था, तो उस टाइम का क्वेश्चन है ये। तो वैल्यू एडेड टैक्स के बारे में पूछा था, बट अभी थोड़ा सा आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट सा लगता है हमको। तो हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर आ जाएंगे, पब्लिक फाइनेंस पे। क्वेश्चन नंबर 100 है 2022 का क्वेश्चन, with reference to the expenditure made by an organization or a company, which of the following statement is are correct? Acquiring new technology is a capital expenditure. दूसरा है debt financing is considered as capital expenditure। दोनों चीजें बेसिकली कैपिटल एक्सपेंडिचर से ही रिलेटेड है। तो आपको इससे रिलेटेड क्या चीजें इंपॉर्टेंट है पता होना कि कैपिटल एक्सपेंडिचर तो पता ही होना चाहिए, उसके साथ साथ रेवेन्यू एक्सपेंडिचर क्या होता है। इसी तरीके से इससे पहले तक चल रहा था प्लान एंड नॉन प्लान एक्सपेंडिचर, तो अभी वो क्लासिफिकेशन एबॉलिश हो गई है, लेकिन आपको एक सिस्टम पता होना चाहिए कि क्या डिफरेंस होता है दोनों में। इसी तरीके से डेफिसिट फाइनेंसिंग क्या होती है, रोल ऑफ पब्लिक डेब्ट इन इकोनॉमिक ग्रोथ, ये भी पता होना चाहिए। और खासतौर पर यह चीज़ कि इंडिया का पब्लिक डेब्ट कितना है परसेंटेज में, और इसमें एक्सटर्नल डेप्ट कितना है और डोमेस्टिक डेप्ट कितना है, ये चीज़। क्वेश्चन नंबर 101 है, विथ रेफरेंस टू इंडियन इकोनॉमी कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। अ शेयर ऑफ हाउस होल्ड फाइनेंशियल सेविंग्स गोज टुवर्ड्स गवर्नमेंट बोरोइंग। मतलब गवर्नमेंट बोरोइंग्स का फाइनेंशियल सेविंग्स के साथ में क्या कनेक्शन है मैक्रो इकोनॉमिक लेवल पर, पूरी इकोनॉमी के लेवल पर, ये चीज़ पे क्वेश्चन पूछा है। इसी तरीके से डेटेड सिक्योरिटी का रिलेशन पूछ रहा है इंटरनल डेप्ट के साथ में क्या है। अब इंटरनल डेप्ट का रिलेशन अभी क्वेश्चन नंबर 100 में हमने देखा कि इंटरनल डेट, एक्सटर्नल डेट और ओवरऑल डेप्ट, इसका क्या रिलेशन होता है गवर्नमेंट से और इकोनॉमिक ग्रोथ से, वो चीज़ थी। अब उसी चीज़ पे दूसरा रिलेटेड क्वेश्चन पूछा कि डेटेड सिक्योरिटी का कनेक्शन क्या है और फाइनेंशियल सेविंग्स और गवर्नमेंट बोरोइंग, इन दोनों के बीच में क्या कनेक्शन है। मतलब फाइनेंशियल सेविंग्स से पैसे जमा होते हैं, गवर्नमेंट फिर उन जमा हुए पैसों को गवर्नमेंट बोरो करती है, फिर इन्वेस्ट करती है। तो सेविंग्स, इन्वेस्टमेंट, इंफ्रास्ट्रक्चर और गवर्नमेंट का कंट्रोल, इन सारी चीज़ों से रिलेटेड ये क्वेश्चन बन रहे हैं। इनसे रिलेटेड दूसरे क्वेश्चन होंगे सेविंग्स रेट ट्रेंड्स इन इंडिया। ट्रेंड क्या है, बढ़ रहे हैं कि कम हो रहे हैं, पिछले 5 साल में 10 साल में क्या ट्रेंड रहा है, और अगर कोई ट्रेंड कंसिस्टेंट है तो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है वो। फाइनेंशियल लिटरेसी का क्या हाल है, ट्रेजरी बिल्स क्या होते हैं, गवर्नमेंट बॉन्ड्स क्या होते हैं, गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ क्या होती है, गवर्नमेंट किस तरीके से पैसे जमा करती है। क्वेश्चन नंबर है 102, which one of the following effects of the creation of black money in India has been the main cause of worry to the government। ब्लैक मनी से रिलेटेड क्वेश्चन है। अब 102 से रिलेटेड दूसरी चीज़ें क्या आ जाएंगी, मनी लॉन्ड्रिंग, हवाला सिस्टम, डिमोनेटाइजेशन, और उससे रिलेटेड क्या क्या चीज़ें थी, क्यों किया गया था, और ब्लैक मनी एक्ट 2015, ये सारी चीज़ें एक दूसरे से रिलेटेड हैं। मतलब मनी में, फाइनेंशियल मैटर्स में क्राइम से रिलेटेड चीज़ें हैं, तो इन पर भी क्वेश्चन बन रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 103, इंडियन इकोनॉमी नॉन फाइनेंशियल डेप्ट इंक्लूड। नॉन फाइनेंशियल डेप्ट क्या होता है, तो इससे आपको ये चीज़ समझ में आ गई कि कोई फाइनेंशियल डेप्ट होता है और कोई होता है नॉन फाइनेंशियल डेप्ट, तो दोनों की क्लासिफिकेशन क्या है, किस बेस पर है, तो ये चीज़ समझनी होगी। इससे रिलेटेड दूसरी चीज़ें होंगी कॉर्पोरेट बॉन्ड्स, एक्सटर्नल कमर्शियल बोरोइंग्स, शैडो बैंकिंग। क्वेश्चन नंबर 104 बन रहा है, टैक्स रेवेन्यू एज अ परसेंट ऑफ जीडीपी, फिजिकल डेफिसिट एज अ परसेंट ऑफ जीडीपी। जब भी आप इकोनॉमी के, खासतौर पे मैक्रो इकोनॉमी के कुछ फैक्ट्स रटेंगे, तो ये चीज़ ध्यान में रखना ज़रूरी है कि आप
कोशिश करो कि परसेंटेज में या रिलेटिव टर्म्स में उसको याद रखने की कोशिश करो। एब्सोल्यूट अमाउंट में याद रखोगे तो वो चेंज होता रहेगा और आप याद भी नहीं रख पाओगे। तो 104 में इससे रिलेटेड दूसरी चीजें हो सकती है, ट्रेंड्स इन इंडिया टैक्स टू जीडीपी रेशो जीएसटी के बाद बढ़ा है या कम हुआ है, डायरेक्ट का ज्यादा है या परसेंटेज इनडायरेक्ट टैक्सेस का ज्यादा है, ये चीज भी देखनी है। फिस्कल रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या होती है, इससे रिलेटेड कमेटी आई है एनके सिंह कमेटी, उसकी क्या रिकमेंडेशन है, करंट में कितना है और रिकमेंडेड कितना है। टैक्स बेस एक्सपांशन पॉलिसीज, क्या क्या पॉलिसीज ली गई हैं जिससे टैक्स बेस एक्सपांड होता है। दो चीजें आएंगी, एक तो है टैक्स बेस का एक्सपांशन, दूसरा है टैक्स रेट का इंक्रीमेंट, तो ये दोनों अलग चीजें हैं। क्वेश्चन नंबर 105 है, देयर हैज बीन अ पर्सिस्टेंट डेफिसिट बजट आफ्टर बजट, इनमें से कौन से एक्शंस लिए जा सकते हैं इसको कर्व करने के लिए। तो अगर बजट डेफिसिट हो रहा है तो क्या करना चाहिए कि पैसे आए गवर्नमेंट के पास, तो बहुत सिंपल सा हिसाब है, कॉमन सेंस की बेसिस पर भी आप इसको सॉल्व कर सकते हो। तो इससे रिलेटेड दूसरी चीजें हो जाएंगी फिस्कल डेफिसिट मैनेजमेंट, पब्लिक डेब्ट मैनेजमेंट, फिस्कल कंसोलिडेशन, और ये इससे रिलेटेड है फिस्कल रिस्पॉन्सिबिलिटी, फिस्कल कंसोलिडेशन, ये दोनों चीजें रिलेटेड है। और एनके सिंह कमेटी, एफआरबीएम एक्ट कब लाया गया था, क्या टारगेट थे, अभी की कंडीशन क्या है। नेक्स्ट है 106, विच ऑफ द फॉलोइंग इज आर इंक्लूडेड इन द कैपिटल बजट ऑफ गवर्नमेंट। यहाँ पे कैपिटल बजट में क्या क्या चीजें इंक्लूड होती है, तो ये तो आप देखोगे ही, इसके साथ साथ ये देखोगे कि रेवेन्यू बजट में क्या क्या चीजें इंक्लूड होती है। दूसरी चीजें इससे रिलेटेड हो जाएंगी, पब्लिक सेक्टर इन्वेस्टमेंट, गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर, कैपिटल एक्सपेंडिचर मैनेजमेंट, और रेवेन्यू की साइड से भी देख लेना कि वो क्या होता है। क्वेश्चन नंबर 107, फाइनेंशियल स्टेबिलिटी डेवलपमेंट काउंसिल, ये सेकंड टाइम क्वेश्चन आ रहा है, इससे पहले भी हमने इसी सीरीज में इस क्वेश्चन को कवर किया है। इससे रिलेटेड दूसरी इंपॉर्टेंट चीजें वो है फाइनेंशियल रेगुलेशन, सिस्टमिक रिस्क इन फाइनेंस, फाइनेंशियल ओवरसाइट मैकेनिज्म। इंडिया में ये लास्ट वाला टॉपिक ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है एग्जाम के पर्सपेक्टिव से कि फाइनेंशियल ओवरसाइट मैकेनिज्म क्या क्या है, आरबीआई के पास क्या क्या मैकेनिज्म है, गवर्नमेंट के पास क्या मैकेनिज्म है, नाबार्ड के पास ऐसा कोई मैकेनिज्म है या नहीं है बैंक्स को कंट्रोल करने के लिए। क्वेश्चन नंबर 108 में पूछ रहा है, 14th फाइनेंस कमीशन पे क्वेश्चन है, ये 2015 का क्वेश्चन है। इसके बाद आगे के फाइनेंस कमीशन भी आ चुके हैं तो उनकी रिकमेंडेशन ज्यादा इंपॉर्टेंट हो गई है, तो ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं रहा अब। तो इससे रिलेटेड दूसरी चीजें हो जाएंगी, फाइनेंस कमीशंस इन इंडिया, रिकमेंडेशंस ऑफ फिस्कल ट्रांसफर, रोल ऑफ फाइनेंस कमीशन, कौन अपॉइंट करता है। अब एक तो पॉलिटी वाला डायमेंशन आ जाएगा कि कौन अपॉइंट करता है, कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है, स्टैट्यूटरी है या क्या है, वो चीज पॉलिटिक एंगल से हम कवर करेंगे, लेकिन इकोनॉमिक एंगल से आपको स्पेसिफिकली फाइनेंस कमीशन को करना इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट है 109, विथ रेफरेंस टू द यूनियन गवर्नमेंट कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। 3 स्टेटमेंट दिए हुए, डिपार्टमेंट ऑफ रेवेन्यू के बारे में दिया हुआ है कि वो उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है। इसी तरीके से पार्लियामेंट की ऑथोराइजेशन से कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया में क्या चेंजेस हो सकते हैं, और पब्लिक अकाउंट और पार्लियामेंट ऑफ इंडिया इनकी पावर से रिलेटेड है। मतलब अगर आप क्वेश्चन का थीम समझने की कोशिश करोगे तो ये आएगा कि कौन फाइनेंशियल सेक्टर में कौन सी अथॉरिटी है इंडिया में और उसके क्या पावर्स है, क्या फंक्शंस है, ये थिंकिंग आपको समझना जरूरी है। उसके बाद ही आप इस तरह के क्वेश्चन दूसरे सॉल्व कर पाओगे और प्रिपेयर कर पाओगे एग्जाम के लिए। दूसरे रिलेटेड टॉपिक्स आएंगे, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस क्या फंक्शंस है, क्या अथॉरिटी है, क्या रिस्पॉन्स और रेगुलेशन करते हैं, कौन कौन से मैकेनिज्म से करते हैं, फिस्कल रिस्पॉन्सिबिलिटी से रिलेटेड क्या काम होते हैं, और एफएसडीसी जो अभी हमने पढ़ा उसका इससे क्या कनेक्शन है। डायरेक्ट टैक्सेशन का मतलब यह है कि इससे रिलेटेड कौन सी रेगुलेटरी बॉडी है। इसी तरीके से जीएसटी काउंसिल, वो भी एक तरीके से अथॉरिटी है जो जीएसटी के मैटर को सेट करती है, तो पावर उस अथॉरिटी की और फंक्शंस इस कॉन्टेक्स्ट में पढ़ना होगा। रेवेन्यू कलेक्शन मैकेनिज्म, रोल ऑफ पार्लियामेंट इन बजट, कौन कौन सी कमिटीज होती है, फाइनेंस कमेटी के पास क्या पावर होते हैं, पब्लिक अकाउंट कमेटी है और पीएसयू वाली कमिटीज होती हैं, उनके क्या पावर्स होते हैं, क्या फंक्शंस होते हैं। पार्लियामेंट्री कमिटीज, लेजिस्लेटिव ओवरसाइट ऑफ फाइनेंसेस इन इंडिया। क्वेश्चन नंबर 110 है, अ डिक्रीज इन टैक्स टू जीडीपी रेशो ऑफ अ कंट्री इंडिकेट्स विच ऑफ द फॉलोइंग। टैक्स टू जीडीपी रेशो इससे पहले भी हमने देखा, अभी भी आ गया है, तो परसेंटेज वाइज इसके आपको टर्म्स कितने टर्म में कितना परसेंटेज, तो परसेंटेज वाइज आपको इस चीज़ का बहुत अच्छे से आइडिया होना चाहिए। दूसरी चीज़ कनेक्शन बता रहे हैं स्लो इकोनॉमिक ग्रोथ रेट से और इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ नेशनल इनकम से। टैक्स टू जीडीपी का कनेक्शन इस चीज़ से और इस चीज़ से, दोनों चीज़ से पूछा है। इससे रिलेटेड दूसरे टॉपिक्स होंगे टैक्सेशन सिस्टम इन इंडिया, जीएसटी रेवेन्यूज, टैक्स इवेजन, इसी तरीके से टैक्स अवॉइडेंस जो हमने इससे पहले भी देखा है, एंड इट्स इम्पैक्ट ऑन जीडीपी।
नेक्स्ट चैप्टर शुरू हो रहा है एक्सटर्नल सेक्टर ऑफ इंडिया। इसमें क्वेश्चन नंबर 111 है रैपिड फाइनेंसिंग इंस्ट्रूमेंट और रैपिड क्रेडिट फैसिलिटी। ये दो टर्म्स है जो न्यूज़ में रहते हैं, आपने भी सुना होगा, पढ़ा होगा। ये किस कॉन्टेक्स्ट में रहते हैं, किस ऑर्गेनाइजेशन से रिलेटेड है? तो इसका आंसर तो कर ही देना, लेकिन दूसरे रिलेटेड टॉपिक है IMF लेंडिंग मैकेनिज्म्स, स्पेशल ड्राइंग राइट्स, वर्ल्ड बैंक असिस्टेंस प्रोग्राम्स और वर्ल्ड बैंक ग्रुप के अंदर कौन कौन से इंस्टीट्यूट्स आते हैं और उनका क्या काम है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 112 विथ रेफरेंस टू द इंडियन इकोनॉमी कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, नॉमिनल इफेक्टिव एक्सचेंज रेट, रियल इफेक्टिव एक्सचेंज रेट एंड इंक्रीज इन NER और RER। तो ये दोनों टर्म्स तो आपको क्लियर होने ही चाहिए। इससे रिलेटेड दूसरी चीज़ें भी हैं, जैसे एक्सचेंज रेट डिटर्मिनेशन कौन करता है, क्या पावर्स होते हैं, इंडिया में RBI करता है तो कौन से मेथड से करता है, कितने थ्योरेटिकल पॉसिबिलिटीज़ हैं एक्सचेंज रेट मैकेनिज्म को सेट करने के लिए, गोल्ड पेगिंग क्या है, फ्लोटिंग एक्सचेंज रेट क्या होता है, फिक्स्ड एक्सचेंज रेट क्या होता है, ये सारी चीज़ें। रियल वर्सेस नॉमिनल एक्सचेंज रेट्स, इसी में आपका आ जाएगा NER और RER, इम्पैक्ट ऑफ एक्सचेंज रेट्स ऑन इन्फ्लेशन। करंट अफेयर से अगर आप इस टॉपिक को कनेक्ट करेंगे तो जानेंगे कि इंडिया का मनी को इंटरनेशनलाइज करने की कोशिश चल रही है, तो इंटरनेशनलाइजेशन ऑफ रुपी के कॉन्टेक्स्ट में भी ये टॉपिक, एक्सचेंज रेट वाला टॉपिक इंपॉर्टेंट हो जाता है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 113 टाइट मॉनेटरी पॉलिसी ऑफ US फेडरल रिजर्व, एक्सटर्नल कमर्शियल बोरोइंग्स, डीवैल्यूएशन ऑफ डोमेस्टिक करेंसी। मतलब डीवैल्यूएशन पे, एक्सटर्नल कमर्शियल बोरोइंग्स और US फेडरल रिजर्व और उसकी पॉलिसीज और इंडिया पे उसका असर क्या होगा, इन तीनों से रिलेटेड क्वेश्चंस पूछ रहा है। तो आप जब पढ़ोगे तो इसी तरीके से कनेक्शन बनाते हुए पढ़ना ज़रूरी है। इकॉनमी में खासतौर पे एक्सटर्नल सेक्टर के चैप्टर में, चाहे फाइनेंसेस में, बैंकिंग में, ये चीज़ें इंपॉर्टेंट हो जाती है इंटरकनेक्शंस बनाना। तो इससे रिलेटेड दूसरे टॉपिक्स हो जाएंगे US इंटरेस्ट रेट हाइक्स, इम्पैक्ट ऑफ US मॉनेटरी पॉलिसी ऑन ग्लोबल कैपिटल फ्लोज। इसी तरीके से US ने अगर किसी कंट्री पे सैंक्शंस लगा दिए तो उसका क्या इफेक्ट होता है एक्सपोर्ट पे, इंपोर्ट पे, ग्लोबल ट्रेड पे, फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस पे, ये चीज़ें। ओपन मार्केट इकोनॉमी क्या है, क्लोज मार्केट इकोनॉमी क्या है, दुनिया में आज की डेट में कौन सी इकोनॉमी क्लोज इकोनॉमी समझी जाती है, और क्वांटिटेटिव ईजिंग, ये इंटरनेशनल कॉन्टेक्स्ट में क्वांटिटेटिव ईजिंग और उसका इंडिया पे क्या रिलेशन होता है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 114 द इफेक्ट ऑफ डीवैल्यूएशन ऑफ करेंसी। इसका ये तो हम ऑलरेडी देख चुके हैं, लेकिन ये किस कॉन्टेक्स्ट में पूछ रहा है, कॉम्पिटिटिवनेस ऑफ डोमेस्टिक एक्सपोर्ट से रिलेटेड, डोमेस्टिक करेंसी से रिलेटेड और ट्रेड बैलेंस से रिलेटेड। तो ज़्यादातर ये ट्रेड और बैलेंस ऑफ पेमेंट और इस कॉन्टेक्स्ट में चल रही है, तो ऑलरेडी आप लोगों को पता है। इससे रिलेटेड दूसरी चीज़ें करेंसी डेप्रिसिएशन, करेंसी मैनिपुलेशन, करेंसी वॉर, ट्रेड वॉर, ये सारी चीज़ें रिलेटेड है। चाइना और US के कॉन्टेक्स्ट में कंपेयर करते हुए पढ़ लेना। इम्पैक्ट ऑफ करेंसी डिवैल्यूएशन ऑन एक्सपोर्ट्स और उसका इम्पैक्ट, चाइना के एक्शंस का इंडिया पे इम्पैक्ट, इंडिया के एक्सपोर्ट्स और इंपोर्ट्स पे क्या इम्पैक्ट होगा, ये चीज़ भी इंपॉर्टेंट है। एक्सचेंज रेट मैनेजमेंट इंडिया में कैसे किया जा सकता है और कैसे होना चाहिए। इम्पॉसिबल ट्रिनिटी क्या चीज़ है, ये भी एक्सचेंज रेट सिस्टम से ही रिलेटेड है, हो सकता है इस पर भी क्वेश्चन बन जाए। क्वेश्चन नंबर 115 है फॉरेन करेंसी कन्वर्टिबल बॉन्ड्स, कुछ दिया हुआ है और ये पूछ रहा है कि फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट में क्या क्या चीज़ें आती हैं। तो फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट का मतलब होता है FDI। तो FDI जब आप पढ़ोगे तो उसके कंपोनेंट्स भी पढ़ोगे ऑफ कोर्स, तो ये चीज़ें यहाँ से कवर हो जाएगी। अब इसके अलावा FDI से रिलेटेड दूसरी चीज़ क्या होती है, तो इससे रिलेटेड होता है एक्सटर्नल कमर्शियल बोरोइंग्स, इंडियन डिपॉजिटरी रिसिप्ट, फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट FPI। ठीक है, इससे रिलेटेड और भी इन्वेस्टमेंट मैकेनिज्म्स होते हैं, एंजल इन्वेस्टर्स क्या होते हैं, सेबी के अल्टरनेट इन्वेस्टमेंट फंड क्या होते हैं, वो सारी चीज़ें इन्वेस्टमेंट वाला चैप्टर आप पढ़ोगे, फाइनेंशियल मार्केट वाला चैप्टर, उसमें आपको क्लैरिटी मिलती रहेगी। क्वेश्चन नंबर 116 इंटरनेशनल ट्रेड ऑफ इंडिया एट प्रेजेंट विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज आर करेक्ट। 4 स्टेटमेंट दिए हुए हैं। मर्केंडाइज एक्सपोर्ट, फिर आप देखोगे कि इंटरनेशनल ट्रेड की बात हो रही है तो मर्केंडाइज एक्सपोर्ट की बात होगी। इसी तरीके से सर्विसेज एक्सपोर्ट की बात होगी। हमारे पास कौन सा सबसे ज़्यादा पोर्शन है जो इंपोर्ट में कंट्रीब्यूट करता है, इंपोर्ट डिपेंडेंसी किस चीज़ में है, और एग्रीकल्चर में अगर कोई ऐसी चीज़ है तो वो भी एग्रीकल्चर के पर्सपेक्टिव से भी इंपॉर्टेंट हो जाती है और BOP के पर्सपेक्टिव से भी। एनर्जी सिक्योरिटी वाली चीज़ें भी इसमें कवर होती हैं, बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती है, जैसे ऑयल में खास तौर पे, फिर गोल्ड में भी हो जाता है, फिर कार्बन से रिलेटेड चीज़ें हो जाती हैं, कोल इंपोर्ट एक्सपोर्ट वगैरह। दूसरा इसमें चीज़ दी हुई है इंडियन इंपोर्ट, फिर तीसरी चीज़ है एक्सपोर्ट
और ट्रेड और करंट अकाउंट डेफिसिट। तो कई मरतबा एक क्वेश्चन टॉपिक आ चुके हैं, रिपीट करने का कोई फायदा नहीं है। रिलेटेड टॉपिक देख लेते हैं, इंडिया ट्रेड बैलेंस, एक्सपोर्ट प्रमोशन स्कीम, इम्पैक्ट ऑफ इंपोर्ट्स ऑन इकोनॉमिक ग्रोथ, इम्पैक्ट ऑफ एक्सपोर्ट्स ऑन इकोनॉमिक ग्रोथ, ये भी देख लेना। Question number 117. In the context of India, which of the following factors is our contributors to reducing the risk of currency crisis? इससे रिलेटेड करेंसी क्राइसिस क्या होता है, इससे रिलेटेड इंडिया ने क्या एफर्ट्स लिए हैं, कौन कौन से करेंसी स्वैप एग्रीमेंट किस किस कंट्री के साथ है, करेंसी स्वैप एग्रीमेंट में क्या होता है, ये सारी चीज़ें। तो इससे रिलेटेड दूसरी चीज़ें, फॉरेन एक्सचेंज रिस्क, हेजिंग क्या होता है, इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है हेजिंग का। फॉरेन एक्सचेंज रिस्क की हेजिंग क्या होती है, करेंसी रिस्क मैनेजमेंट स्ट्रेटजीज क्या होती है, और इंटरनेशनलाइजेशन ऑफ रुपी से क्या कनेक्शन है, और इंडिया में अगर कैपिटल अकाउंट कन्वर्टिबिलिटी को फुल्ली ओपन कर दिया जाए, फुल कर दिया जाए 100%, तो क्या होगा, करंट में कैपिटल अकाउंट कन्वर्टिबिलिटी कितनी है, करंट अकाउंट कन्वर्टिबिलिटी कितनी है इंडिया की। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 118, मोस्ट ऑफ इंडियाज एक्सटर्नल डेप्ट, इससे रिलेटेड है। दूसरी चीज क्या है, एक्सटर्नल डेप्ट डिनोमिनेटेड इन यूएस डॉलर। इससे पहले भी मेरे ख्याल से क्वेश्चन नंबर 100 या 101 में ये क्वेश्चन आया था कि एक्सटर्नल डेप्ट, इंटरनल डेप्ट, पब्लिक डेप्ट से रिलेटेड, तो उसकी डिटेल्स आपको करनी ही है, वहाँ पे भी हमने डिस्कस कर लिया था। दूसरा चीज़ देख लेते हैं कि क्या इंपॉर्टेंट है, एक्सटर्नल डेप्ट सस्टेनेबिलिटी, शॉर्ट टर्म वर्सेस लॉन्ग टर्म डेप्ट, डेप्ट मैनेजमेंट इन इंडिया, इजी क्वेश्चन है। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 119, परचेसिंग पावर पैरिटी के कॉन्टेक्स्ट में इंडिया का इकोनॉमी का रैंक कितना है, एब्सोल्यूट टर्म्स में भी कितना है, और इन फ्यूचर कौन सी इकोनॉमी को हम ओवर पावर करने वाले हैं, और अभी कौन सी इकोनॉमी ऐसी है जो पीपीपी के टर्म्स में भी और एब्सोल्यूट टर्म्स में भी इंडिया की इकोनॉमी के कंपैरिजन में रहती है। चाइना का ओवरऑल कितना है, कितने ट्रिलियन डॉलर इकोनॉमी है, यूएस की कितनी है, इंडिया की कितनी है, तो ये चीज़ें आपको एक रफ आइडिया भी रहेगा। तो बहुत सारे स्टेटमेंट जब आप देखोगे एग्जाम में तो आसानी से सॉल्व कर पाओगे। दूसरी चीज़ है पीपीपी के टर्म्स में 6th लार्जेस्ट इकोनॉमी इन द वर्ल्ड है, ये स्टेटमेंट है। तो डिटेल्स तो आप देख लोगे, यहाँ पे हम कंटेंट वाला डिस्कशन नहीं कर रहे, रिलेशंस, कॉन्टेक्स्ट और अदर रिलेटेड टॉपिक्स, ये चीज़ हम एनालाइज कर रहे हैं। इससे रिलेटेड दूसरी इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं एक्सचेंज रेट थ्योरी, इन्फ्लेशन एंड एक्सचेंज रेट रिलेशनशिप, बिग मैक इंडेक्स, ये भी इंपॉर्टेंट है कि क्या होता है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 120, इंडिया इनेक्टेड अ ज्योग्राफिकल इंडिकेशंस ऑफ गुड्स एंड रजिस्ट्रेशन प्रोटेक्शन एक्ट इन ऑर्डर टू कंप्लाई विद द ऑब्लिगेशन ऑफ, कौन से इंस्टीट्यूट से रिलेटेड ये चीज़ है। तो इस क्वेश्चन का आंसर चाहे जो भी हो, लेकिन ILO, UNCTAD, IMF, WTO, ये चारों इंस्टीट्यूशन इंडिविजुअल लेवल पे भी इंपॉर्टेंस रखते हैं इंडियन इकोनॉमी को स्टडी करने में, इंटरनेशनल लेवल से कनेक्ट करने में। तो चारों चीज़ों को आपको इंडिविजुअली देखना समझना होगा। इससे रिलेटेड दूसरी चीज़ है इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स इन इंडिया, WTO ट्रेड रिलेटेड एस्पेक्ट्स ऑफ इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स, ट्रिप्स हो गया। इसी तरीके से शायद 1-2 दिन पहले हमने किया था ट्रिम्स, ट्रेड रिलेटेड इन्वेस्टमेंट मेजर्स, और ट्रिप्स, ये दो चीज़ें जो दोनों WTO से ही रिलेटेड हैं और इम्पॉर्टेंट भी हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे क्वेश्चन नंबर 121। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे 121, विथ रेफरेंस टू नेशनल इंटेलेक्चुअल राइट्स पॉलिसी। ठीक है, सेम चीज़ है, वही चीज़ आए 121 में IPR फ्रेमवर्क इन इंडिया देख लेना, पेटेंट्स एक्ट भी देखना पड़ेगा, पेटेंट फाइलिंग प्रोसीजर्स इन इंडिया क्या होता है, इसका हेड ऑफिस थोड़ी सी अलग जगह पर है, यूजुअली इस तरह के हम नहीं देखते, तो वो हेड ऑफिस कहाँ पे वो भी देख लेना। हो सकता है कि स्टेटमेंट फ्रेम करने के बाद एलिमिनेट करने में आपको आसानी हो जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 122, विच ऑफ द फॉलोइंग बेस्ट डिस्क्राइब्स द टर्म इंपोर्ट कवर। BOP वाला जब आप चैप्टर करोगे तो ये इंपोर्ट कवर वाला आपको कॉन्सेप्ट पता चल जाएगा। एक्सटर्नल सेक्टर ऑफ इंडिया, वहाँ से भी ये चीज़ पता चल जाएगी। करंट अकाउंट, कैपिटल अकाउंट, वहाँ से भी ये चीज़ आपको कवर हो सकती है इंपोर्ट एक्सपोर्ट से रिलेटेड। दूसरी चीज़ें हैं इससे रिलेटेड, फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स इंडिया में अभी कितना है, हाईएस्ट है कि लोएस्ट है, और एज अ परसेंट दूसरों के कंपैरिजन में कितना है, ये भी देख के रखना कि चाइना का कितना है, इंडिया का कितना है, US का कितना है, ये चीज़। इंडियाज इंपोर्ट डिपेंडेंस किन किन चीज़ों में है, और एक्सपोर्ट किस में हमारे ज़्यादा है, बासमती राइस का क्या चक्कर चल रहा है, एक्सपोर्ट ज़्यादा है, इंपोर्ट ज़्यादा है, या ये सारी चीज़ें। रिजर्व एडिक्वेसी रेशो। अगला है क्वेश्चन नंबर 123, इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग डू यू समटाइम्स फाइंड द टर्म्स अम्बर बॉक्स, ब्लू बॉक्स, ग्रीन बॉक्स। तो आंसर जो भी होगा तो उससे रिलेटेड इस तरह की ये क्यों है, सब्सिडीज से रिलेटेड है, तो सब्सिडी वाला क्या सिस्टम है इंटरनेशनल लेवल पे भी और नेशनल लेवल पे भी,
कौन कौन सी सब्सिडीज हम सबसे ज़्यादा देते हैं एग्रीकल्चर में, डायरेक्ट सब्सिडीज़ हैं या इनडायरेक्ट हैं, कौन सी ग्रीन बॉक्स में आती है, अंबर में आती है या ब्लू बॉक्स में आती है, ये चीज़ें आपको समझने की ज़रूरत हो जाएगी। इससे रिलेटेड दूसरी चीज़ें WTO एग्रीमेंट ऑन एग्रीकल्चर, AOA, इसको शॉर्ट में ऐसा लिखते हैं, सब्सिडी क्लासिफिकेशन इन WTO। ये भी देखना इंपॉर्टेंट है कि डेवलपिंग कंट्रीज़ के लिए कितना लिमिट लगाई हुई है और डेवलप्ड कंट्रीज़ के लिए कितनी है, और कौन सी कंट्री कितना फॉलो भी करती है, ये भी देखना जरूरी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 124, विथ रेफरेंस टू द इंटरनेशनल मॉनेटरी एंड फाइनेंशियल कमिटी IMFC कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, इट डिस्कसेस मैटर्स कंसर्न्स ऑफ अफेक्टिंग ग्लोबल इकोनॉमी एंड एडवाइजेस इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड। मतलब देखो IMF के अंदर कौन सी कमेटी है जो मेन काम करती है, मतलब IMF की फंक्शनिंग से रिलेटेड और गवर्नेंस स्ट्रक्चर से रिलेटेड क्वेश्चन है। दूसरी चीज़ कि वर्ल्ड बैंक पार्टिसिपेट एज एन ऑब्जर्वर इन IMFC's मीटिंग्स। अगेन सेम चीज़ है कि वर्ल्ड बैंक किस लेवल तक इन्वॉल्व है गवर्नेंस और मैनेजमेंट में, और IMFC का क्या रोल है और IMF का क्या रोल है। इन तीनों बॉडीज़ या ऑर्गेनाइजेशन का एक दूसरे से कनेक्शन क्या है, गवर्नेंस और फंक्शनिंग से रिलेटेड। तो 124 से रिलेटेड दूसरी चीज़ें हैं IMF गवर्नेंस स्ट्रक्चर, रोल ऑफ IMF इन ग्लोबल फाइनेंशियल स्टेबिलिटी, IMF लेंडिंग इंस्ट्रूमेंट्स। इन पे अक्सर क्वेश्चन पूछ लेता है कि ये इंस्ट्रूमेंट का क्या मीनिंग है, इसमें क्या होता है। और इसी तरीके से जो दूसरी कंपेरेबल बॉडीज़ होती हैं इंटरनेशनल लेवल पे, तो उनका भी पूछ लेता है। जैसे न्यू डेवलपमेंट बैंक एक बनाया था, तो इनका ऐसा कोई सिस्टम है क्या, तो इस तरह के भी कंपैरिजन वाले क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 125, विथ रेफरेंस टू इंडियन इकोनॉमी कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, द रेट ऑफ ग्रोथ ऑफ रियल ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट हैज स्टेडीली इंक्रीज्ड। क्या मतलब है, ट्रेंड पर क्वेश्चन पूछ रहा है कि ग्राफ ऊपर जा रहा है या नीचे जा रहा है या ऊपर नीचे जाता है, ये ग्राफ वाला क्वेश्चन है। दूसरी चीज़ है ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइसेस हैज स्टेडीली इंक्रीज्ड। तो दोनों में GDP से रिलेटेड ट्रेंड पर क्वेश्चन पूछा हुआ है, इसलिए आपको GDP के ट्रेंड तो पता होने ही चाहिए, साथ साथ में GDP ग्रोथ ड्राइवर्स इन इंडिया भी पता होने चाहिए, किस वजह से GDP ग्रोथ ज़्यादा हुई है, किस वजह से कम हुई है। सेक्टोरल कंट्रीब्यूशन टू GDP क्या है, एग्रीकल्चर का, मैन्युफैक्चरिंग का, सर्विसेज का। इसी तरीके से लॉन्ग टर्म ग्रोथ ट्रेंड्स क्या है, जैसे 5 साल का ट्रेंड क्या है और ओवरऑल 1947 से लेके अब तक का सेक्टोरल GDP का चेंजेस किस तरीके से आए हैं। अगर आपके पास थोड़ा सा टाइम आप निकाल पाओ तो सेम चीज़ कर लेना GVA के साथ में। क्वेश्चन नंबर 126 है, देयर हैज़ बीन अ परसिस्टेंट डेफिसिट बजट ईयर आफ्टर ईयर। तो ये मेरे ख्याल से हम लोग कर चुके हैं क्वेश्चन को, तो उसको स्किप कर देते हैं। क्वेश्चन नंबर 127 पे आ जाते हैं, कन्वर्टिबिलिटी ऑफ रूपी इम्प्लाइज। ये भी एक्सटर्नल सेक्टर ऑफ इंडिया से रिलेटेड है। करंट अकाउंट कन्वर्टिबिलिटी, कैपिटल अकाउंट कन्वर्टिबिलिटी, बैलेंस ऑफ पेमेंट, ये सब रिलेटेड चीज़ें हैं। क्वेश्चन नंबर 127 से दूसरी चीज़ें हैं, कैपिटल अकाउंट फुल कन्वर्टिबिलिटी क्या होता है, पार्शियल कन्वर्टिबिलिटी क्या होती है, एक्सचेंज रेट रिफॉर्म्स इन इंडिया, क्या क्या प्रपोज किए गए हैं जो कि इंडिया को करने चाहिए लेकिन अभी तक हमने नहीं किए हैं, और नहीं किए तो क्या रीज़न है कि नहीं कर पाए हैं या नहीं करना चाहते। ये चीज़ का गैप समझना ज़रूरी है, प्रीलिम्स में भी इंपॉर्टेंट है, मेंस के लिए भी काम आ जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 128, द प्रॉब्लम ऑफ इंटरनेशनल लिक्विडिटी। तो इंटरनेशनल लिक्विडिटी क्या होती है, पहले तो ये पता होना चाहिए आपको। इससे रिलेटेड दूसरी चीज़ें, स्पेशल ड्राइंग राइट्स क्या होते हैं, ग्लोबल लिक्विडिटी क्राइसिस क्या है, रोल ऑफ सेंट्रल बैंक्स इन लिक्विडिटी मैनेजमेंट क्या होता है, इंडिया के पास कितना गोल्ड रिजर्व है, SDR कितना है, फॉरेक्स कितना है, और उसका कंपैरिजन दूसरी इंपॉर्टेंट इकोनॉमी से जैसे यूनाइटेड स्टेट्स और चाइना से। क्वेश्चन नंबर है 129, विथ रेफरेंस टू यूनियन बजट विच ऑफ द फॉलोइंग इज आर कवर्ड अंडर नॉन प्लान एक्सपेंडिचर। ये क्लासिफिकेशन खत्म हो चुकी है प्लान और नॉन प्लान की, लेकिन एक थ्योरेटिकल लेवल पे आपको पता होना चाहिए। वैसे 2014 का पुराना क्वेश्चन हो गया है तो इसको स्किप कर लेते हैं टाइम बचाने के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है 130, विथ रेफरेंस टू बैलेंस ऑफ पेमेंट विच ऑफ द फॉलोइंग कंस्टिट्यूट करंट अकाउंट। ठीक है, करंट अकाउंट में क्या क्या चीज़ें आती है पता होना चाहिए, कैपिटल अकाउंट में क्या क्या चीज़ें आती है, ठीक है ये चीज़ें। तो 130 से रिलेटेड दूसरे टॉपिक से करंट अकाउंट बैलेंस, कैपिटल अकाउंट बैलेंस, बैलेंस ऑफ पेमेंट, सरप्लस या डेफिसिट कब कब होता है और किस वजह से होता है। जैसे इंडिया का ज़्यादातर करंट अकाउंट डेफिसिट में रहता है तो किस वजह से रहता है, ये रीज़न पता हो। नेक्स्ट क्वेश्चन है 131, विच ऑफ द फॉलोइंग कंस्टिट्यूट अ कैपिटल अकाउंट। सेम चीज़ें, सेम क्वेश्चंस रहेंगे, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 132, विच वन ऑफ द फॉलोइंग ग्रुप्स ऑफ आइटम्स इन इंक्लूडेड इन इंडिया फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व में क्या क्या चीज़ें आती हैं। तो काफ़ी सारी चीज़ें हैं, कोई एक चीज़ नहीं है, बहुत सारी चीज़ें आती है, तो पूरा ग्रुप है, वो ग्रुप में क्या क्या चीज़ें हैं वो देख लेना। नेक्स्ट क्वेश्चन है 133, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट, बहुत रिपीटेड टॉपिक है, अब दोबारा हम इस पर ज़्यादा बहस कर नहीं रहे।
इससे रिलेटेड दूसरी चीज़ है एफडीआई इन्फ्लोज इन इंडिया, टाइप्स ऑफ एफडीआई इन वेरियस सेक्टर्स। ये इंपॉर्टेंट है, इस पर डायरेक्ट क्वेश्चन पूछ लेते हैं। एफडीआई इन वेरियस सेक्टर्स, कौन से सेक्टर में ज़्यादा है, कम है, क्या पैटर्न है, और स्टेट वाइज भी देख लेना कि कौन सी स्टेट में ज़्यादा एफडीआई आ रहा है, कौन सी स्टेट में कम एफडीआई आ रहा है और क्यों हो रहा है ऐसा, ये ज़रूरी है। एफडीआई एंड इकोनॉमिक ग्रोथ, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 134, द प्राइस ऑफ एनी करेंसी इन इंटरनेशनल मार्केट इज डिसाइडेड बाय। कौन सी बॉडी है जो इंटरनेशनल लेवल पे किसी भी करेंसी का प्राइस डिसाइड करती है। तो जब आप फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व एक्सटर्नल सेक्टर ऑफ इंडिया पढ़ोगे तो ये चीज़ आपको क्लियर हो जाएगी। रीर, नीर और एक्सचेंज रेट वगैरह ये सबको कंबाइन करके पढ़ लेना। इससे रिलेटेड दूसरी चीज़ें एक्सचेंज रेट थेरीज, इम्पैक्ट ऑफ इंटरेस्ट रेट ऑन एक्सचेंज रेट्स। इंटरेस्ट रेट अलग है, जैसे जो इन्फ्लेशन वगैरह से रिलेटेड होता है आपका, और एक्सचेंज रेट अलग है जो इंटरनेशनल मार्केट में एक्सचेंज करने में काम आता है। और करेंसी स्पेक्यूलेशन क्या होता है, करेंसी मैनिपुलेशन, करेंसी वॉर, ट्रेड वॉर, ये सारी चीज़ें। नेक्स्ट क्वेश्चन है 135, लेकिन ये चीज़ हो गई कॉमनवेल्थ पे, 2011 का है, 2011 का क्वेश्चन है, ये भी 2011 का क्वेश्चन है, बहुत पुराने हो रहे हैं, थोड़ा सा हम इसको स्किप करते हैं। ये है एफडीआई पे और फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टमेंट पे, तो इसको भी हम काफ़ी डिस्कस कर चुके हैं, दोबारा से टाइम वेस्ट ना करते हुए नेक्स्ट चैप्टर पे आ जाते हैं, सिक्योरिटी मार्केट इन इंडिया। क्वेश्चन नंबर 139 है, विथ रेफरेंस टू द इंडियन इकोनॉमी व्हाट आर द एडवांटेजेस ऑफ इन्फ्लेशन इंडेक्स्ड बॉन्ड। तो बॉन्ड का बेसिक कॉन्सेप्ट तो आपको पता ही होगा, और इन्फ्लेशन से रिलेट अगर आप उसको कर दोगे तो ये क्या कॉन्सेप्ट होता है, तो ये चीज़ आपको समझ लेना ज़रूरी है। यहाँ इससे रिलेटेड दूसरी चीज़ें हैं इन्फ्लेशन लिंक्ड सिक्योरिटीज, ट्रेजरी इन्फ्लेशन प्रोटेक्टेड सिक्योरिटीज, टिप्स भी बोलते हैं इसको, बेनिफिट्स ऑफ इंडेक्सिंग बॉन्ड्स। तो बेसिकली इंडेक्सिंग का क्या मतलब होता है ये समझ लेना। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 140, विच ऑफ द फॉलोइंग कॉन्स्टिट्यूट्स रियल सेक्टर इन इकोनॉमी। ठीक है, यहाँ पे एक्टिविटीज दी हुई आपकी अंडरस्टैंडिंग के बेसिस पे ये क्वेश्चन होगा। तो इससे रिलेटेड दूसरी चीज़ें जो आप अभी तैयार कर सकते हो वो है प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शरी सेक्टर क्या होते हैं, इसी तरीके से क्वाटरनरी और क्वीनरी सेक्टर भी होते हैं, वो क्या होते हैं। इसके अलावा रोल ऑफ मैन्युफैक्चरिंग इन इकोनॉमिक ग्रोथ, सर्विस सेक्टर डेवलपमेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन होगा क्वेश्चन नंबर 141, इंडियन गवर्नमेंट बॉन्ड यील्ड्स को लेके हैं। बॉन्ड प्राइस, फेस वैल्यू, पार वैल्यू, बॉन्ड यील्ड, उसका कनेक्शन इंटरेस्ट रेट के साथ में, इंडस्ट्रियल ग्रोथ के साथ में, ये सारी चीज़ें फाइनेंशियल मार्केट वाले चैप्टर में कवर हो जाएंगी। क्वेश्चन नंबर इससे रिलेटेड है इंटरेस्ट रेट, इन्फ्लेशन, एक्सपेंडिचर, रिस्क प्रीमियम क्या होता है, प्रीमियम क्या होता है, फिस्कल डेफिसिट एंड बॉन्ड यील्ड्स, हाँ इनका भी कनेक्शन होता है, फिस्कल डेफिसिट बढ़ता है, बॉन्ड यील्ड में क्या फ़र्क पड़ेगा, इस तरीके से, क्योंकि यूपीएससी खासतौर पे इकोनॉमी में ये आदत रखती है कि एक का कनेक्शन दूसरे से अगर इसमें ऐसा हो तो उसमें कैसा होगा, ये चीज़ टेस्ट करती रहती है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे 142 में, विथ रेफरेंस टू इंडिया कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, रिटेल इन्वेस्टर्स थ्रू डीमैट अकाउंट, ट्रेजरी बिल, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, डेब्ट बॉन्ड्स। ठीक है, ट्रेजरी बिल्स, गवर्नमेंट के डेब्ट बॉन्ड क्या होते हैं ये भी देखना है, निगोशिएटेड डीलिंग सिस्टम, ऑर्डर मैचिंग। अब ये एक ऐसा टर्म है जो अगर आपने प्रिपेयर किया होगा तो आप नहीं कर पाएंगे, लेकिन इस तरह के अगर आप इस थिंकिंग से काम करोगे कि इससे रिलेटेड दूसरी चीज़ें क्या होती है जो हम यहाँ पे पढ़ा रहे हैं, तभी आप इस तरह के क्वेश्चन सॉल्व कर पाओगे। क्वेश्चंस पढ़ लिए, बुक पढ़ लिए, रट्टा लगा लिए, इससे आप एक स्टेप पीछे रहोगे। हम ये चाह रहे हैं कि आप जब क्वेश्चन सॉल्व करो तो एक स्टेप आगे रहो, थोड़ा बहुत प्रेडिक्ट करने की भी कोशिश करो। दूसरी चीज़ है इलेक्ट्रॉनिक ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म्स इन इंडिया, ई कुबेर वाली भी प्लेटफॉर्म होता है, वो कौन यूज़ करता है, आरबीआई यूज़ करता है, क्यों यूज़ करता है, क्या फ़ायदा है, ये सारी चीज़ें। रोल ऑफ डिपॉजिटरी इन सिक्योरिटी ट्रेडिंग, गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ मार्केट, और इनमें कौन कौन सी टेक्नोलॉजी और प्लेटफॉर्म्स यूज़ हो रहे हैं, ये चीज़, जैसे यूपीआई है, नेशनल पेमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया है, आईएमपीएस सिस्टम क्या है, एनईएफटी सिस्टम क्या है, तो आईएफएससी सिस्टम क्या है, ये सारे सिस्टम या टेक्नोलॉजी का जो यूज़ किया जाता है ये समझना है। क्वेश्चन नंबर 143, विथ रेफरेंस टू फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट, विच ऑफ द फॉलोइंग एज अ मेजर कैरेक्टरिस्टिक। एफडीआई के कैरेक्टरिस्टिक्स पूछा है, आप लोग कर लोगे आराम से। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है ह्यूमन डेवलपमेंट एंड सस्टेनेबल डेवलपमेंट। जब से इन्वायरमेंट पे फोकस बढ़ा है, इकोनॉमी और इन्वायरमेंट से रिलेटेड सस्टेनेबल डेवलपमेंट वाला पार्ट भी काफ़ी इंपॉर्टेंट हो गया है। तो क्वेश्चन नंबर 144 है वाटर क्रेडिट से रिलेटेड, कौन देता है, क्यों देता है, क्या पर्पज़ है, और इस तरह के और क्या मैकेनिज्म्स हैं सस्टेनेबल डेवलपमेंट को प्रमोट करने वाले, ये चीज़ देख लेना। तो इससे रिलेटेड दूसरी चीज़ें हैं माइक्रो फाइनेंस फॉर वाटर। माइक्रो फाइनेंस क्या होता है, इंडिया के लेवल पे कौन देता है, नाबार्ड का क्या रोल है, और इंटरनेशनल लेवल पे क्या ऐसा कोई मैकेनिज्म है, ये देखना। रूरल वाटर सप्लाई स्कीम्स, वाटर स्कार्सिटी एंड सस्टेनेबल मैनेजमेंट। कब हम वाटर को वाटर स्कार्सिटी बोलेंगे,
या इससे रिलेटेड और दूसरी इंटेंसिटीज क्या होती हैं? वाटर स्कार्स एक होता है, एक वाटर डेफिसिट होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 145, इन अ गिवन ईयर ऑफिशियल पॉवर्टी लाइन्स हायर इन सम स्टेट्स एंड देन इन अदर स्टेट्स। स्टेट वाइज पॉवर्टी लाइन्स अलग अलग क्यों होती है, ये चीज़ बता रहा है। तो इससे रिलेटेड दूसरी चीज़ हो जाएगी पॉवर्टी एस्टिमेशन मेथड्स इन इंडिया, पॉवर्टी गैप इंडेक्स, स्टेट वाइज पॉवर्टी ट्रेंड्स इन इंडिया, कौन सी स्टेट अमीर है, कौन सी गरीब मानी जाती है, किस क्राइटेरिया के हिसाब से मानी जाती है। नीति आयोग ने पॉवर्टी लाइन का क्या क्राइटेरिया बनाया हुआ है, तेंदुलकर कमेटी की क्या रिपोर्ट थी, उन्होंने कितने परसेंटेज पॉवर्टी बताई थी, 2011 के सेंसस के हिसाब से कितना है, अभी के एस्टिमेशन के हिसाब से कितना है। Human capital formation as a concept is better explained in terms of a process which enables, basically human capital formation क्या है, इसकी अंडरस्टैंडिंग होगी तो आप ये क्वेश्चन कर पाओगे। इससे रिलेटेड दूसरी चीज़ें हैं एजुकेशन, स्किल डेवलपमेंट, हेल्थ एंड ह्यूमन कैपिटल, रोल ऑफ ह्यूमन कैपिटल इन इकोनॉमिक ग्रोथ। इकोनॉमिक ग्रोथ से ह्यूमन कैपिटल का क्या कनेक्शन है, और स्किल से ह्यूमन कैपिटल का क्या रिलेशन है, एजुकेशन से, हेल्थ से, ये सारी चीज़ें कनेक्टेड है और इन सारी चीज़ों से इकोनॉमी को बेनिफिट होता है। तो ये चीज़ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 147, डिस्पाइट बीइंग अ हाई सेविंग्स इकोनॉमी कैपिटल फॉर्मेशन मे नॉट रिजल्ट इन सिग्निफिकेंट इंक्रीज इन आउटपुट ड्यू टू, किस प्रॉब्लम की वजह से, इसकी या इसकी वजह से। तो एक यहाँ पे एक अच्छा कॉन्सेप्ट आपको सीखने मिल जाएगा, हाई कैपिटल आउटपुट रेशो। अब जब आप माइक्रो इकोनॉमी की स्टडीज़ करोगे तो उसमें बहुत सारे टर्म्स आते हैं, उन टर्म्स को सिर्फ आपको पढ़ के रटना नहीं है बल्कि समझना है कि एक टर्म का कनेक्शन दूसरे से कैसा हो सकता है, इसके इफेक्ट उस पर कैसे होते हैं। दूसरे टॉपिक बनेंगे प्रोडक्टिविटी एंड एफिशिएंसी, कैपिटल फॉर्मेशन इन इंडिया और किस टर्म्स में इसको गिना जाता है, क्या यूनिट है, और इन्वेस्टमेंट आउटपुट रेशो, इसका क्या रेशो है, तो कोई यूनिट तो नहीं है लेकिन इसके फॉर्मूला क्या होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 148, टू ऑब्टेन फुल बेनिफिट्स ऑफ द डेमोग्राफिक डिविडेंड। डेमोग्राफिक डिविडेंड क्या होता है, स्किल के साथ क्या कनेक्शन है, ह्यूमन कैपिटल, हेल्थ और एजुकेशन के साथ क्या कनेक्शन है, और इकोनॉमिक ग्रोथ पे कैसे फ़र्क पड़ता है। इससे रिलेटेड दूसरी चीज़ है एज स्ट्रक्चर, इकोनॉमिक ग्रोथ, डिपेंडेंसी रेशो, यूथ एम्प्लॉयमेंट एंड इकोनॉमिक प्रोडक्टिविटी। क्वेश्चन 149 है नेशनल रूरल हेल्थ मिशन पे इंपॉर्टेंट स्कीम है। इसी तरीके से क्वेश्चन नंबर 150 है जिसमें नेशनल रूरल हेल्थ मिशन और इसमें जॉब्स ऑफ आशा से रिलेटेड चीज़ें, दोनों चीज़ें इंपॉर्टेंट है सस्टेनेबल डेवलपमेंट के पर्सपेक्टिव से, इस वजह से इन स्कीम्स पर क्वेश्चन पूछा गया है। अब अगर आप इनको देखोगे तो रूरल डेवलपमेंट प्रोग्रेस, सेल्फ हेल्प ग्रुप्स इन इंडिया, उनका क्या काम है, फंक्शन क्या है, कितने सेल्फ हेल्प ग्रुप्स प्रेजेंट है, किस किस फील्ड में है, पावर्टी एलिवेशन स्कीम में कैसे हेल्प करते हैं, तो ये सब सस्टेनेबल डेवलपमेंट, रूरल डेवलपमेंट, इकोनॉमिक ग्रोथ में काम आएंगे। इसके अलावा हेल्थ एंड सैनिटेशन स्कीम्स, रूरल हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर, यूनिवर्सल हेल्थ कवरेज, और इससे रिलेटेड गवर्नमेंट की जो स्कीम्स है, बड़ी बड़ी स्कीम्स, नेशनल डिजिटल हेल्थ मिशन, वो भी इम्पॉर्टेंट है। सेम पैटर्न फॉलो हो रहा है क्वेश्चन नंबर 151 में जननी सुरक्षा योजना प्रोग्राम के अंतर्गत, उसको ज़्यादा डिटेल में डिस्कस नहीं करेंगे। क्वेश्चन नंबर 152 पर आते हैं, 4 चीज़ें दी हुई है और पूछ रहा है कि सोशल सिक्योरिटी कवरेज अंडर एम्प्लॉय स्टेट इंश्योरेंस स्कीम किसको मिलेगा। तो बेसिकली आपको देखना है कि फॉर्मल सेक्टर क्या है, इनफॉर्मल सेक्टर क्या है, किस सेक्टर को सोशल सिक्योरिटी की स्कीम्स अवेलेबल होती हैं, वो चीज़ अगर आप समझ लोगे तो एक क्वेश्चन आराम से सॉल्व कर पाओगे। सोशल सिक्योरिटी स्कीम्स इन इंडिया, हेल्थ एंड वेलफेयर स्कीम्स फॉर वर्कर्स, ESIC सर्विसेज। इसी तरीके से EPFO भी इंपॉर्टेंट है, इस ऑर्गेनाइजेशन के क्या क्या फंक्शन है, क्या अथॉरिटी है, ये देख लेना, और इसकी वैकेंसीज भी आती रहती है तो आप उसको भी अप्लाई कर सकते हो, UPSC ही एग्जाम इसका कंडक्ट करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 153, नेशनल वाटर मिशन, सेम है, सस्टेनेबल डेवलपमेंट से रिलेटेड स्कीम है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की, तो क्वेश्चन बन रहे हैं तीनों स्कीम पे भी हमने देखा, सेम पैटर्न इसी में चलेगा। दूसरी चीज़ें इससे रिलेटेड होंगी वाटर कंजर्वेशन स्ट्रेटजीज, इंटीग्रेटेड वाटर रिसोर्सेज मैनेजमेंट, वाटर स्कार्सिटी सॉल्यूशंस। क्वेश्चन नंबर 154 पर आते हैं। क्वेश्चन है डिस्ट्रिक्ट रूरल डेवलपमेंट एजेंसी, वैसे 2012 का पुराना क्वेश्चन है लेकिन एक आप देख लेना कि ये क्या होता है और पंचायती राज इंस्टीट्यूशंस के साथ में इनका कनेक्शन कैसे होता है। दूसरी चीज़ हो जाएगी इंपॉर्टेंट, डिस्ट्रिक्ट लेवल रूरल डेवलपमेंट प्रोग्राम्स, रूरल डेवलपमेंट प्लानिंग, MG नरेगा, रूरल एम्प्लॉयमेंट। MG नरेगा स्टैट्यूटरी है, कानून के जरिए लाई गई थी, तो इसको अलग से देख लेना, ये इंपॉर्टेंट है। अब नेक्स्ट चैप्टर आ रहा है इंपॉर्टेंट इंडेक्स एंड रिपोर्ट्स, तो बहुत ज़्यादा डिटेल में नहीं जाएंगे, बस देख लेंगे किस तरह के इंडेक्स पूछ रहा है और हमको किस तरह के इंडेक्स प्रिपेयर करना है कि भविष्य में क्वेश्चन पूछा जा सके 2025 या 26 के प्रीलिम्स में। तो पहला है क्वेश्चन ईज ऑफ डूइंग बिजनेस पे, आप सभी को पता होगा तो इसको देख लेना, वैसे अभी बंद हो गया है,
लेकिन देख लेना कि कितना रैंक चल रहा था हमारा। इसी तरीके से इंडेक्स ऑफ 8 कोर इंडस्ट्रीज ऊपर भी हम डिस्कस कर चुके हैं इससे पहले, यहाँ पे भी वही इंडेक्स है, तो ये भी आप देख लोगे। वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक है, कौन निकालता है इंडेक्स, ये देखना है आपको। डिस्गाइज अनएम्प्लॉयमेंट जनरली मीन्स, ये 2013 का पुराना क्वेश्चन है, लेकिन डिस्गाइज अनएम्प्लॉयमेंट कौन निकालता है ये रिपोर्ट और इसका मीनिंग क्या है। तो डिस्गाइज अनएम्प्लॉयमेंट के अलावा दूसरी इंपॉर्टेंट चीज़ होती है हिडन अनएम्प्लॉयमेंट, अंडर एम्प्लॉयमेंट, रूरल लेबर मार्केट, एम्प्लॉयमेंट इलास्टिसिटी। ये कॉन्सेप्ट क्या होता है, एक का क्या मतलब है, जीरो का क्या मतलब है, और इंडियन एग्रीकल्चर में किस तरह की अनएम्प्लॉयमेंट ज़्यादा पाई जाती है ये भी देखना होगा। एक खास टर्म है उसके लिए, वो टर्म क्या है कमेंट करना। क्वेश्चन नंबर 159 है द मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स कौन निकालता है। ऑक्सफोर्ड पॉवर्टी ह्यूमन डेवलपमेंट इनिशिएटिव यूएनडीपी के साथ मिलकर निकालता है। और कितने इंडिकेटर्स है, किस किस कैटेगरी में इनको डिवाइड किया गया है, और इंडिया का इसमें रैंक कितना है, अच्छा है या बुरा है, तो ये चीज़ देख लेना। नेक्स्ट चैप्टर बन रहा है इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स इन इकोनॉमी। तो विथ रेफरेंस टू कन्वर्टिबल बॉन्ड्स हमने डिस्कस कर लिया ऑलरेडी, बॉन्ड्स, कन्वर्टिबल बॉन्ड्स, इन्फ्लेशन इंडेक्स्ड बॉन्ड्स, तो ये सारी चीज़ें साथ में पढ़ सकते हो। कमोडिटीज प्रूव टू बी फ्री टू पब्लिक बाय द गवर्नमेंट, अगर गवर्नमेंट किसी कमोडिटी को पब्लिक में फ्री प्रोवाइड करवाती है तो उसका क्या मतलब है। तो बेसिक एनसीईआरटी से ये क्वेश्चन आपका सॉल्व हो जाएगा, बेसिक्स ऑफ इकोनॉमिक्स में ये चीज़ कवर हो जाएगी। इसी तरीके से अगला क्वेश्चन है इंटरेस्ट रेट पर, अगला क्वेश्चन है इकोनॉमिक ग्रोथ इन कंट्री एक्स विल नेसेसरीली हैव टू ऑकर इफ, इसमें से क्या हो रहा है तो इकोनॉमिक ग्रोथ होगी। बेसिक अंडरस्टैंडिंग वाले कॉन्सेप्ट वाले, तो इसमें ऐसा कोई बहुत ज़्यादा रिलेटेड टॉपिक्स नहीं है। अगर आप चैप्टर वाइज भी पढ़ोगे तो चीज़ें यहाँ से कवर हो जाएंगी। नेशनल इनकम, जीडीपी है, जीएनपी है, जीवी है, उसमें ये नेट नेशनल प्रोडक्ट वगैरह है, उसमें ये कवर हो जाएगा। द बैलेंस ऑफ पेमेंट बहुत बार हम डिस्कस कर चुके हैं। बैंक रेट ऑलरेडी डिस्कस हो गया है बैंकिंग वाले चैप्टर में। डेफिसिट फाइनेंसिंग पे क्वेश्चन है, ये भी हम लोग डिस्कस कर चुके हैं ऑलरेडी। इकोनॉमिक ग्रोथ इज यूजुअली कपल्ड विद, इकोनॉमिक ग्रोथ के साथ क्या आता है, तो इन्फ्लेशन वाले चैप्टर में ये चीज़ कवर हो जाएगी। बैंक रेट ऑलरेडी हो चुका है। फिस्कल स्टिमुलस भी आप लोगों को पता हो चुका है। बेस इफेक्ट क्या होता है, ये एक नया क्वेश्चन है, 2011 में पूछा था। तो जब आप इन्फ्लेशन का चैप्टर पढ़ोगे तो बेस इफेक्ट भी आपको समझ में आ जाएगा। नेक्स्ट है डेमोग्राफिक डिविडेंड, ऑलरेडी डिस्कस हो चुका है। क्लोज्ड इकोनॉमी के बारे में मैंने बताया कि इंडिया में ये थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट है, लेकिन अब आज भी इंटरनेशनल लेवल पे एक ऐसी कंट्री है जिसको क्लोज्ड इकोनॉमी के अंदर गिना जाता है, तो वो कौन सी कंट्री है आप बता देना। तो इसी के साथ हमारा इकोनॉमी के क्वेश्चंस खत्म हो चुके हैं। 2000 मेरे ख्याल से 22 तक के हमने क्वेश्चंस कर लिए, 23 और 24 का हो सकता है अलग से हम कर लेंगे। तो इकोनॉमी को समझने के लिए PYQs बहुत इंपॉर्टेंट है, सारे सब्जेक्ट को समझने के लिए इंपॉर्टेंट है, लेकिन इकोनॉमी में खासतौर पे उस तरीके से आप देखो कि कोई कॉन्सेप्ट है या कोई टर्म है, उसका क्या रिलेशन है, किस कॉन्टेक्स्ट में पूछा है, और एक चीज़ करने से दूसरी चीज़ पे क्या इफेक्ट हो रहा है। ये चीज़, यही पैटर्न है इकोनॉमी को समझने के लिए। अगर आपने ये समझ लिया तो पूरी इकोनॉमी आपके हाथ में आ जाएगी। अगर आप लोग चाहते हैं कि जो टर्म्स हमने रिलेटेड टर्म्स में दिए हैं उन पे एक्सप्लेन करते हुए या क्विक रिवीजन करते हुए हम कोई वीडियो बनाएं तो प्लीज़ कमेंट कीजिए, वो भी वीडियो बना दी जाएगी। थैंक यू।